नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। सियासी गलियारे से हर वो खबर हम आपके लिए लेकर के आते हैं अपने इस कार्यक्रम में जो आपके लिए बेहद जरूरी है। सियासत से जुड़ी, खास तौर पर हरियाणा की सियासत से जुड़ी हर वो खबर जो आपके लिए बेहद जरूरी है, जिसे जाने बिना शायद आपका दिन पूरा ना हो पाए, और इन खबरों के बिना शायद आप अपडेट भी ना हो पाए कि हरियाणा में राजनीतिक हलचल किस तरीके से है। अपने आज के कार्यक्रम में हम आपको बड़ौदा में होने वाले उपचुनाव की हलचलों से रूबरू कराएंगे, बताएंगे वहां की गतिविधियां किस तरीके से हैं, बताएंगे वहां पर जातिगत समीकरण किस तरीके से है और बताएंगे वहां पर किसकी स्थिति किस तरीके से है। साथ ही साथ राजस्थान कांग्रेस में जो हलचल है उस हलचल का असर हरियाणा पर किस तरीके से पड़ रहा है, इससे भी कराएंगे आपको रूबरू। इसके अलावा हरियाणा की सियासत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर होगी आपके लिए इस कार्यक्रम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और अब मिलता हूं मैं आपसे स्टूडियो में। चलिए अब सियासी गलियारे के सफर को आगे बढ़ाते हैं और आप लोगों को अपनी पहली रिपोर्ट से रूबरू कराते हैं। बड़ौदा उपचुनाव के लिए अभी ना तारीख तय है ना उम्मीदवार तय हैं, लेकिन सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। वहीं गोहाना से कांग्रेस के विधायक जगबीर मलिक ने बीजेपी जेजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की जीत लगभग तय है, और साथ ही साथ वो मार्जिन भी बता रहे हैं कि कितनी सीटों से कांग्रेस जीतेगी। देखिए इस रिपोर्ट को। सरकार गठबंधन की सरकार है, इसलिए गठबंधन के नाते से उस सीट को हम लड़ करके जीतेंगे। जो मैं कल गया था गोहाना भी, सोनीपत भी, और उसके जो रिस्पांस मिला है उसके आधार पर कहता हूं केवल जीत नहीं, बड़े बहुमत से जीतेगी कांग्रेस पार्टी। राजनेताओं के दावों का दौर शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं चुनावी शोर शुरू होने वाला है, यानी कि कहीं चुनाव होने वाला है। जिस मजबूती के साथ सरकार चल रही है उसी मजबूती के साथ बड़ौदा का चुनाव हम मिलकर लड़ेंगे और 1.5 दशक बाद इस सीट को जीतने का काम करेंगे। ये सीट हमेशा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की रही है। आज भी लोगों का भरोसा हमारी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उस चुनाव को जीतेगी। दरअसल ये दावे हो रहे हैं बड़ौदा उपचुनाव के लिए। दंगल में दम दिखाने के लिए हर कोई तैयार है। कोई वार पलटवार में दुरुस्त है तो कोई अपने काम गिनवाने में व्यस्त है। अब इसी कड़ी में सोनीपत जिले की गोहाना सीट से कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक ने बीजेपी जेजेपी पर जमकर हमला बोला और बीजेपी नेताओं को बरसाती मेंढक करार दिया। बरसाती मेंढक है भाई, बरसात का मौसम आ गया है, इलेक्शन का मौसम आगे, आएंगे झूठे वायदे करेंगे। क्या ये दोबारा भी आएंगे यार? एक भी नहीं आएगा, कोई एमएलए नहीं आए, कोई और नहीं आए। इतना ही नहीं, जगबीर मलिक ने तो कांग्रेस की जीत का मार्जिन भी तय कर दिया। जरा उनसे ही सुन लीजिए। ये कह रहे कि आपके बहुत बढ़िया प्रोग्राम होगा, पिछले बार से तो कहीं ज्यादा वोटों से 15-20 हजार तो मिनिमम मार्जिन है। यानी जगबीर मलिक ने न सिर्फ कांग्रेस की जीत का दावा किया बल्कि 15 से 20 हजार वोटों से जीत का मार्जिन भी तय कर दिया। अब दावों का दम तो उपचुनाव ही तय करेगा। हालांकि जगबीर मलिक ने बीजेपी और जेजेपी के घोषणा पत्र दिखाकर उन पर आरोप लगाए। बड़ौदा के दंगल को ध्यान में रखते हुए दोनों पार्टियों पर जमकर कटाक्ष किया। ये इनका संकल्प पत्र बीजेपी का और ये जेजेपी का जन सेवा, ये दोनों। इनमें ये बता दो भाई कौन सा वायदा इन्होंने पूरा किया। जगबीर मलिक ने कहा कि चुनाव के समय दोनों पार्टियों ने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन उन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया, जिसकी वजह से जनता में रोष है, आक्रोश है। जब कोई भी चुनाव नजदीक हो तो राजनेता वार करने में किसी भी मुद्दे पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। इसलिए उन्होंने तेल के बढ़े हुए दाम और महंगाई से लेकर बेरोजगारी के मुद्दे पर भी प्रहार किया।
देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगार खुशहाल हरियाणा था, नंबर 1 हरियाणा था, उसमें बेरोजगारी दर 33% सबसे ज़्यादा बदहाल कर दिया। डीजल कम से कम किसान की डीजल इंजन का है, ट्रैक्टर का है, इनकी तो राशनिंग करें, इनको तो 30-35 रुपये लीटर दे दो। उपचुनाव हो या चुनाव हो, उसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर तो देखने को भी मिलता है। राजनीतिक रोटियां सेकने जैसे बयान भी सुनने को मिलते हैं, लेकिन कौन जनता के दिल को जीत पाएगा ये सिर्फ समय ही बताएगा। खैर, देखते हैं बड़ौदा सीट पर इस बार किसका टाइम आएगा। जनता टीवी के लिए गोहाना से राम सिंह मार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बड़ौदा विधानसभा सीट पर उपचुनाव का डंका बजने का इंतजार है। सीट खाली है जिस पर लगातार 3 चुनाव में कांग्रेस अपने पंजे की छाप छोड़ती आई है। उससे पहले इस सीट पर चौटाला परिवार के आशीर्वाद प्राप्त लोगों का दबदबा रह चुका है। ऐसे में हरियाणा के जिस राजनीतिक भूगोल पर बड़ौदा सीट अपनी जगह खाली रखती है, वहां हाल फिलहाल हुड्डा का प्रभाव माना जाता है। ऐसे में इस सीट पर होने वाला उपचुनाव अपने आप में बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। जाट फील्ड की गोद में बसा बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र इन दिनों हरियाणा की राजनीति में जबरदस्त होड़ का केंद्र बिंदु बना हुआ है। कारण है यहां की खाली पड़ी विधानसभा की वो सीट जिस पर उपचुनाव होना है। हालांकि उपचुनाव इस एक सीट पर ही है, लेकिन पॉलिटिकल एंगल से नाक की लड़ाई बनी ये एक सीट ही हॉट नहीं बल्कि सुपर हॉट सीट बन गई है। बड़ौदा सीट हरियाणा की जिस पॉलिटिकल बेल्ट पर मौजूद है, वहां का सियासी गणित आसान नहीं है। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी जब सोनीपत की राई और गन्नौर सीट फतह करने में सफल रही, उस वक्त भी बड़ौदा सीट पर बीजेपी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। 2014 के चुनाव में जाट बेल्ट, रोहतक, सोनीपत और झज्जर में 4 सीटें फतह करने वाली बीजेपी ने विजयी रहे 4 में से 3 विधायकों को मंत्री बना दिया था। हालांकि 2019 में उनके जीत न दोहरा पाने की चोट उसे कुछ ऐसी लगी कि हुड्डा का गढ़ माने जाने वाले इस बेल्ट पर वो थर्रासी गई। हालांकि इस बेल्ट पर बीजेपी के पकड़ जमाने और अपना दबदबा बढ़ाने को लेकर कुछ राजनीतिक पंडितों की ये राय भी रही कि बीजेपी को इस बेल्ट से भी अपने मंत्री स्तरीय प्रतिनिधित्व के बारे में विचार करना चाहिए, जिस पर उसने अब तक शायद कोई खास ध्यान नहीं दिया। बीजेपी को सोनीपत की इस सुपर हॉट सीट बड़ौदा में कमल खिलाने के लिए यहां मतदाताओं के सियासी मूड के ताने बाने को बेहतर ढंग से समझना होगा, क्योंकि यहां पर जीत ना तो तुक्के से हासिल हो सकती है और ना ही केंद्र के किसी बड़े चेहरे को देखकर यहां के मतदाता अपना मूड चेंज करते हैं। उसे ध्यान रखना होगा कि जिस सीट पर वो दांव लगाने पर विचार कर रही है, उस पर दशकों तक चौटाला परिवार के आशीष प्राप्त लोगों का दबदबा रहा और उसके बाद लगातार 3 चुनावों में कांग्रेस अपने पंजे की छाप छोड़ती आई है। लिहाजा बड़ौदा उपचुनाव जहां हरियाणा के चौटालाओं के लिए सीट पर अपनी छाप छोड़ने का इम्तिहान होगा, वही कांग्रेस के सामने ये साबित करने की चुनौती होगी कि यहाँ के सिकंदर वही हैं। तो बीजेपी के लिए भी ये साबित करना बड़ा चैलेंज होगा कि 2019 के चुनावी थपेड़े झेलने के बाद भी उसमें सियासी हालात पलटने का मादा बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर गलियारों में हुक्कों की गुड़गुड़ाहट के साथ साथ सियासी चर्चाएं चरम पर हैं। हमारे संवाददाता राम सिंह मार ने बड़ौदा के भैंसवाल गांव की नब्ज टटोलने की कोशिश की। देखिए क्या है लोगों के दिल में, विकास कितना हुआ और जनता की समस्या क्या है, सुनिए। बड़ौदा उपचुनाव के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं और फिलहाल हम बड़ौदा हलके के गांव भैंसवाल कला में हैं, जहां पर योगेश्वर दत्त का भी ये गांव रहा और यहीं से वो उम्मीदवार भी थे।
लेकिन यहाँ इनको कहीं ना कहीं एक हार जो मिली थी, लेकिन बावजूद इसके दोबारा फिर यहाँ उपचुनाव जो होना है, उपचुनाव को लेकर ग्रामीण स्तर पर जो एक सरगर्मियां हैं वो काफी तेज देखने को मिल रही हैं। हालांकि अभी तक कोई डेट डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन ग्राम पंचायत में जो गांव की चौधर होती है वो अपना एक रुतबा रखती है और गांव का जो रुतबा रखती है उसमें जो सरगर्मियां हैं वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। गाँव में एंट्री कर रहे थे, गाँव का रोड आज भी इतनी बुरी हालत में टूटा फूटा है और लगातार जैसे कि अलग अलग पिछले अभी चुनाव भी हुआ था विधानसभा का, बावजूद उसके अभी तक विकास कार्य नहीं हुए हैं। क्या क्या विकास कार्य क्या सड़क अभी तक बननी चाहिए थी, नहीं चाहिए थी? 2012 में 44 फुट का राजा रोड था जिसके ऊपर 6 घर पड़े, वो भी था ग्रांट के न्योवाने बढ़िया है 86 घर पट्टे थे। 44 फुट का रोड जा रहा पहले पुराना था, वो भी पूरा नहीं बन पाया, यू रास्ता तक बना था। ये जो गांव है यहाँ पर जो पीने के पानी की भी समस्या है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ग्रामीणों का लगातार बड़ौदा हल्के में पीने के पानी की समस्या, पशुओं के लिए भी समस्या है। तो पीने के पानी की किस प्रकार से समस्या और किस प्रकार से क्या उसका निजात हो पाया नहीं हो पाया? पीने के पानी का पहले भी आप लोगों को पता था, अगर लोगों ने अपने चंदे से अपना गुजारा कर लिए हैं, 150 रुपये महीना दे हैं, 150 रुपये महीना दे हैं, प्राइवेट बोला गई है अपने गुजारे का अपना कर लिए पीने के पानी का वो पी गए सो है, इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। मैं आपने बताऊं काम और रही बात विकास की, रही विकास की क्यों नहीं होया? पीछे भी बीजेपी में अब भी बीजेपी में हमारा कोई पाली ना है। पीछे भी जो चुनाव हार गया अपना घर लूट गया, उन्हें कोई मतलब नहीं, जनता मरो या जी। बात ये नहीं होनी चाहिए, नुमाइंदा ऐसा होना चाहिए अगर चुनाव हार भी जाता है तो उससे 2 गुना मेहनत करनी चाहिए। अगर वो सरकार में है, सरकार में रहते हुए कैंडिडेट हार गया, वो चलो उसके कर्मा को फर्क रहा होगा, जनता जिसने वोट दी उसका तो दोष नहीं, लेकिन हल्के का नुमाइंदा तो है, भले हार गया वो। इतने सालों से जो आपकी लगातार मांगे रही हैं दादाजी, और अभी तक उनकी निजात उनसे मिली नहीं मिली, कितने सालों से जो समस्या गाँव की खड़ा आप रखेगा आधा पानी दे देंगे, नो करेंगे, कोई भी मांग पूरी ना कर कुछ भी मांग। आज भी जैसे आपके गांव में धनगर साहब पहुंचे हैं, दोबारा आपने उनको अपना उनका वादा याद दिलाया? वादा याद टाइम करे काम वोट का था 2005 गाँव में स्टेडियम है बना दिया, क्या वो दुरुस्त है? क्या वहाँ प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग जाते हैं? जगह अच्छी है या नहीं, उसके बारे में पता? खिलाड़ी के लिए बच्चों की तो ऐसा कितने सालों से पड़ा हुआ है? क्योंकि लगातार सरकार करीबन कितने साल? 12-13 साल। देखिए बिल्कुल यहाँ पर जो हम फिलहाल गांव की पूरी विकास कार्यों को लेकर बात किया, ग्रामीणों का साफ तौर पर यह कहना है कि उपचुनाव जरूर आ गया है, लेकिन यहाँ पर विकास कार्य जो होने थे वो हमेशा ही उनको मोहताज रखा गया है। अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी विकास कार्य यहाँ नहीं किया गया है और इसलिए कहीं ना कहीं ग्रामीणों में भी एक रोष है वो देखने को मिला है। अब देखना ये होगा कि बड़ौदा उपचुनाव का जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा। गोहाना से जनता टीवी के लिए राम सिंह मार की रिपोर्ट। जी हाँ, तो बड़ौदा में होने वाले विधानसभा के इस उपचुनाव को लेकर के जनता टीवी की लगातार पैनी नजर इस पर बनी हुई है। हर हलचल से हम आपको सियासी गलियारे में रूबरू करा रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब बात कांग्रेस की करते हैं। हरियाणा कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव पायलट के सहारे आलाकमान को संदेश देते हैं कि युवाओं को आगे लाना चाहिए, लेकिन पायलट पर कार्रवाई के बाद 48 घंटों के अंदर ही कैप्टन अजय यादव का सुर तेवर नरम पड़ते दिखाई देते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है जो महज 48 घंटों में ही अपने बयान में वो नरमी दिखाने लगे? देखिए रिपोर्ट। 24 घंटे में कैप्टन अजय के बयान में नरमी नामा, आखिर क्यों नरम पड़े कांग्रेसी कैप्टन अजय यादव? पायलट पर कार्रवाई के बाद ढीले पड़े कैप्टन अजय। हरियाणा कांग्रेस के नेता कैप्टन अजय यादव पहले पायलट का भरपूर समर्थन करते हैं, आलाकमान के सामने युवाओं को आगे लाने की बात करते हैं, लेकिन जब पायलट पर एक्शन होता है तो 48 घंटों में कैप्टन साहब ढीले पड़ते दिखाई देते हैं। एक बार जरा दोनों ट्वीट देखिए, पहले 14 जुलाई का, फिर 16 जुलाई का।
पहले 16 जुलाई का ही ट्वीट देखिए और समझिए कैसे नेता नरम पड़ जाते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि मेरा सौभाग्य है मेरे पिता को स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के साथ काम करने का मौका मिला। मुझे स्वर्गीय राजीव गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष और श्री राहुल गांधी जी के साथ काम करने का मौका मिला। लेकिन अब जरा 14 जुलाई का ट्वीट देख लीजिए, जब कैप्टन साहब ने तेजी और तेवर दिखाए। 14 जुलाई के ट्वीट में कैप्टन अजय यादव कहते हैं कि मेरी राहुल गांधी जी से गुजारिश है, क्यों ना वे अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद संभाल लें, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो नौजवान पीढ़ी के नेताओं का कांग्रेस पार्टी के अंदर संरक्षण देने वाला कोई नहीं होगा और जमीनी नेताओं का अकाल पड़ जाएगा। 14 जुलाई को ही कैप्टन अजय यादव एक और ट्वीट कर कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर इसी तरीके से अपने युवा नेताओं को दरकिनार करके जमीनी नेताओं की उपेक्षा करेगी तो भविष्य में उसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ेगा। पार्टी इस स्थिति का गहन चिंतन करे। राहुल गांधी जी को विशेष रूप से युवा नेताओं का संरक्षण मिलना चाहिए। किसी ने क्या खूब लिखा है, कोई रोकर दिल बहलाता है, कोई हंसकर दर्द छिपाता है। सियासत भी कुछ इसी तरह की है। एक दिन तेवर में तेजी होती है तो दूसरे दिन नरमी दिख जाती है। कुछ ऐसा ही किया खुद को कांग्रेस का बड़ा नेता मानने वाले कैप्टन अजय यादव ने। यानी कि जब पायलट पर कई चर्चाएं चल रही थी तो कैप्टन अजय ने उनका समर्थन किया, वो भी खुलकर। लेकिन जब आलाकमान का पायलट पर एक्शननामा हुआ तो कैप्टन अजय पर भी नरमीनामा का असर देखने को मिला। और आलम ये हुआ कि जिस अंदाज में कैप्टन अजय ने 48 घंटे पहले ट्वीट पर ट्वीट किए, उसी अंदाज में 48 घंटे के अंदर ट्वीट पर ट्वीट कर पूर्व पीएम इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक सब याद आ गए। हालांकि इनमें एक बात कॉमन भी थी। 14 जुलाई को कैप्टन अजय ने ट्वीट कर जाहिर किया था कि कांग्रेस की कमान राहुल गांधी के हाथ में होनी चाहिए, और आज भी वो बयां कर रहे हैं कि राहुल गांधी ही उनके लीडर हैं। ये हम नहीं कह रहे। देख लीजिए, ये वो ट्वीट कर खुद कह रहे हैं। एक नहीं, दूसरा ट्वीट देखिए, तीसरा देखिए, काफी बार यादव साहब कह चुके। और तो और जरा देखिए ना, अब भी कैप्टन साहब में नरमी तो देखने को मिली, लेकिन तस्वीर भी शेयर की तो किसकी? युवा के नाम पर अपने बेटे और पहली बार विधायक बने चिरंजीव राव की, और नेता के नाम पर सिर्फ राहुल गांधी की, और साथ में खुद। इतना सब तो शायद समझने के लिए काफी है। खैर जो भी हो, लेकिन पायलट पर एक्शन के बाद कैप्टन साहब की नरमी जरूर देखने को मिली। इतना ही नहीं, 24 घंटे पहले उन्होंने पायलट का नाम भी लिखा, लेकिन देखिए ना, 16 जुलाई के ट्वीट में पायलट के नाम का नामो निशान भी नजर नहीं आया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा कांग्रेस ने सरकार को पत्र लिखकर हरियाणा बोर्ड की 10वीं कक्षा के परिणाम फॉर्मूले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही सुझाव के तौर पर पंजाब का पैटर्न अपनाने की भी मांग की है, जिस पर जनता टीवी ने भी शिक्षा मंत्री से खास बातचीत की। सरकार के पासिंग फॉर्मूले पर सवाल, हरियाणा कांग्रेस का सरकार को पत्र। 10वीं के छात्रों के भविष्य खिलवाड़ का दावा, पंजाब का पैटर्न अपनाने की मांग। सफेद कागज पर काले अक्षरों में लिखा गया ये पत्र हरियाणा कांग्रेस ने हरियाणा सरकार को लिखा है, जिसमें हरियाणा बोर्ड की 10वीं कक्षा के परिणाम फॉर्मूले पर सवाल खड़े किए गए हैं। दरअसल प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि इस फैसले से हजारों बच्चों का भविष्य संकट में आ गया, जिसका सीधा जिम्मेदार उन्होंने सरकार के पासिंग फॉर्मूले को माना है। कुमारी शैलजा ने लिखा, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों में सिर्फ 65% विद्यार्थी ही उत्तीर्ण हो पाए हैं, जो कि अत्यंत चिंता का विषय है। कोरोना महामारी के बीच शिक्षकों और अभिभावकों को ये उम्मीद थी कि हरियाणा प्रदेश में पंजाब सरकार के फैसले के तर्ज पर सभी बच्चों को उत्तीर्ण कर
अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। कोरोना की वजह से प्रदेश में 10वीं कक्षा के कई विषयों की परीक्षा नहीं हो पाई थी। ये बेहद हैरानी की बात है कि जिन विषयों की परीक्षा ही नहीं हुई, उन विषयों में भी बहुत से विद्यार्थी फेल कर दिए गए। ऐसा बोर्ड द्वारा अपनाए गए फॉर्मूले की वजह से हुआ है। कुमारी शैलजा ने लिखा कि ये बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। जैसे ही कुमारी शैलजा ने सीएम को पत्र लिखा, उसके ठीक बाद जनता टीवी ने शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से बात करना वाजिब समझा और उन्होंने हंसकर साफ साफ पिछले कुछ सालों का रिजल्ट बताते हुए क्या कहा, वो आप खुद सुन लीजिए। अगर हम पिछले 5-6 साल का देखें तो पिछले साल का जो है 57% है, उससे पिछले का 51 है, उससे पिछले का 50 है, उससे पिछले का 47 है, उससे पिछले का 43 है। ये 43 कौन से साल का? 2015 का, और अब की बार का 65 है। तो उन्होंने कैसे खराब बताया, ये तो वही बता सकती हैं कैसे खराब बताया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 65% रिजल्ट पहले के मुताबिक काफी अच्छा है, लेकिन आगे इसमें और भी सुधार किया जाएगा। परिणाम हमारे यहाँ हैं वो बहुत अच्छे हैं। 65% अब की बार हमारा परिणाम है, और जो पिछले के मुकाबले में काफी अच्छा है। पिछले के मुकाबले में कोरोना आया तो कई संकट लाया, जिनमें से एक संकट बच्चों का एग्जाम भी रहा, चाहे वो कॉलेज के हों या फिर स्कूल के। लेकिन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने जब 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित किया तो उस पर सियासत शुरू हो गई, क्योंकि ये तो जाहिर है कि कोरोना के चक्कर में बच्चों का एक साल बर्बाद नहीं किया जा सकता। इसलिए सरकार ने पढ़ाई के लिए ऑनलाइन विकल्प चुना और बोर्ड एग्जाम में बच्चों को प्रमोट करने का ऑप्शन चुना। दरअसल कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन में 10वीं के कुछ पेपर भी फंस गए, लेकिन सरकार ने बच्चों को उन अंकों के आधार पर पास करने का फैसला लिया जो पेपर बच्चे दे चुके थे। जब इस आधार पर नतीजे घोषित किए तो कई बच्चों के चेहरे खिले और कई के मुरझा भी गए, क्योंकि कई बच्चों को फेल कर दिया गया। यही कारण है कि कुमारी शैलजा ने सरकार को पत्र लिखकर सवाल तो उठाए ही, लेकिन सुझाव के तौर पर परिणामों में पंजाब का पैटर्न अपनाने की मांग की है। इतना ही नहीं, शैलजा ने पंजाब के फॉर्मूले को एकदम दुरुस्त भी बताया। चंडीगढ़ से पवन सिवर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो सियासी गलियारे से गुजरकर आपको आज बहुत सारी खबरें मिली और उम्मीद करते हैं कि इन खबरों को जानने के बाद आपको लग रहा होगा कि सियासी गलियारे में आपका भी बसेरा होना चाहिए। तो हम तैयार हैं, आप भी किसी भी चीज का इंतजार मत कीजिए और हर दिन शाम को 6:55 पर जुड़िए हमारे साथ और देखिए सियासी गलियारा।